अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारे पास एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग में से जो हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास है रिफेम्पिन। ठीक है, रिफेम्पिन में हमने उसके 5 चीज़ें जो है ना वो मेन पॉइंट्स हमने फार्मा के लिहाज से वो याद कर लेने। एक तो उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस कैसे पैदा की है, उसके बाद उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो आ जाती है और क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है? रिफेम्पिन क्या होता है? रिफेम्पिन हमारे पास एक्ट करती है माइकोबैक्टीरियम के ऊपर और उसके अंदर हर बैक्टीरिया ने आखिरकार बॉडी के अंदर जाके, ये ज़ाहिर इंट्रासेलुलर होते हैं तो इन्होंने जाके क्या करना होता है, रेप्लिकेट करना होता है। और रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर इनको क्या हेल्प कर रहा होता है, इनको जीनोम को रेप्लिकेट करने के लिए हमारे पास इनके अंदर एक एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो कि हमारे पास वो आरएनए की कॉपी बनाता है ताकि उससे आगे फर्दर कॉपीज बन सके और रेप्लिकेशन हो सके। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है जो कि क्या है हमारे पास एसेंशियल फॉर जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। जो जीनोम होता है ना बैक्टीरिया का, उसको रेप्लिकेट करने के लिए हमारे पास एसेंशियल होता है। तो ये क्या करता है, रिफेम्पिन क्या करता है, रिफेम्पिन इसके ऊपर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर जाके एक्ट करेगी और इसको स्टॉप करेगी और जिसके पास जीनोम को रेप्लिकेट नहीं होने देगी, जिसकी वजह से फर्दर बैक्टीरिया हमारे पास रेप्लिकेट होकर बन नहीं सकेंगे और ये हमारे पास इसका प्रोसेस होगा रिफेम्पिन का माइकोबैक्टीरियम को हमारे पास उसके अगेंस्ट काम करने का। अब बात कर लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या, अब इसने माइकोबैक्टीरियम ने क्या काम किया कि भाई इसके अगेंस्ट आखिर रिफेम्पिन से उसने कैसे बचना है, उसने अपने आप को इस तरह जो है मॉडिफाई किया कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, जो इसका टारगेट एंजाइम है, ठीक है, किसका, रिफेम्पिन का जो टारगेट एंजाइम है ना, उसकी सेंसिटिविटी उसने चेंज कर ली है। ठीक है, जब उसने सेंसिटिविटी चेंज कर ली तो उसके बाद क्या हुआ, ये रिफेम्पिन जो है उसके ऊपर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पे एक्ट नहीं कर पाया और फर्दर जो इसका मैकेनिज्म है जो हमारे पास ये रेप्लिकेशन को रोक रहा होता है वो हमारे पास नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं रिफेम्पिन की फार्माकोकाइनेटिक्स की। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? एक हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, उसके मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन की। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, हम इसको कैसे देते हैं, ये ओरली एक अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है, ओरली देते हैं इसे। ठीक है, और ये हमारे पास वहीं पे क्या कहते हैं, इसको जब खाना दिया हो ना, यानी कि मील्स के साथ दें तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिले हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो है हम इसको क्या करते हैं, एम्प्टी स्टमक देते हैं। इफ गिवन विद मील्स तो एब्जॉर्प्शन उसकी क्या होगी, डिले एब्जॉर्प्शन, डिलेड एब्जॉर्प्शन होगी इसकी। सो यूजुअली गिवन एम्प्टी स्टमक। ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन डिले ना हो पाए और एब्जॉर्प्शन इसकी अच्छी हो पाए। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो हमारे पास थ्रू आउट द बॉडी होता है, फ्लूइड में भी जाता है हमारे पास और साथ किस में जाता है, हमारे पास ये टिश्यूज के अंदर भी जाता है। एब्जॉर्प्शन की बात, डिस्ट्रीब्यूशन। थ्रू आउट द बॉडी जाएगा, फ्लूइड्स और टिश्यूज। ठीक है, फ्लूइड्स में हमारे पास जैसे कि सीएसएफ आ गया उसके अंदर जाएगा और टिश्यूज वगैरह हमारे पास, जिसमें हमारे पास लंग्स, लिवर और किडनी आ गया। तो
तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म इसका मेनली कहाँ पे होगा? मेटाबॉलिज्म जो इसका मेनली होता है वो हमारे पास लिवर के अंदर ये मेटाबोलाइज होता है। मेनली मेटाबोलाइज इन लिवर। वहाँ ये क्या होता है, वहाँ इसकी होती है डी एसिटाइलेशन, जो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाती है। रिफेम्पिन को एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये मेटाबोलाइज होता है लिवर के अंदर, जहाँ इसकी डीएसिटाइलेशन होने के बाद इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। ठीक हो गया। और क्या करता है ये हमारे पास लिवर के अंदर, और क्या करता है ये हमारे पास जो बाकी एंजाइम्स होते हैं ना लिवर के अंदर, बाकी ड्रग्स के जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं उनको इंड्यूस करता है। यानी कि उनके वर्क को इन्हेंस करता है। तो उन एंजाइम से जो हमारे पास ड्रग्स मेटाबोलाइज हो रही होती हैं, तो वो क्या होता है, उनकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उन ड्रग्स की हाफ लाइफ जो होती है वो हमारे पास ब्लड के अंदर वो कम हो जाती है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास फास्ट होना शुरू हो गई है और वो एंजाइम्स बढ़ना शुरू हो गए हैं हमारे पास, जो कि बाकी इसके साथ कॉन्करेंट अगर ड्रग्स दें जो कि हमारे पास लिवर के अंदर एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहे हैं, तो उन एंजाइम्स को इंड्यूस करेगा, मजीद बनाएगा, जिसकी वजह से उन ड्रग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो जल्दी मेटाबोलाइज होंगे और उनकी हाफ लाइफ ब्लड के अंदर कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन जो होती है इसकी मेनली जो होती है वो हमारे पास फीसिस या हमारे पास जो होता है ये बाइल के थ्रू जो है मेनली एक्सक्रीट होता है, और कुछ हद तक ये हमारे पास यूरिन के अंदर भी एक्सक्रीट होता है। मोस्टली हमारे पास कहाँ होगा, एक्सक्रीटेड इन बाइल एंड फीसिस, और कुछ हद तक हमारे पास यूरिन के जरिए भी हमारे पास एक्सक्रीट होगा। इसलिए ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये ऑरेंज कलर्ड यूरिन भी हमारे पास प्रोड्यूस करता है। ये एक एमसीक्यू भी है, ऑरेंज कलर्ड यूरिन जो है हमारे पास कौन सी जो ड्रग है हमारे पास, एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग जो है ऑरेंज कलर्ड यूरिन प्रोड्यूस करती है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, रिफेम्पिन। तो ये हमने एमसीक्यू के लिहाज से याद रखना है। ये हमारे पास बात हो गई फार्माकोकाइनेटिक्स की, ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो है आपको फार्माकोकाइनेटिक्स समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस की। अब क्लिनिकल यूजेस आपको ये तो पता ही है कि ये जो है हमारे पास जो फर्स्ट लाइन रेजीम होती है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, तो उसके अंदर जो होता है ये फर्स्ट लाइन रेजीम का जो है पार्ट होती है। एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स में, ठीक है, तो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स में हमारे पास रिफेम्पिन भी हमारे पास जो होती है वो फर्स्ट लाइन रेजीम की जो होती है वो हमारे पास पार्ट होती है। और दूसरा क्या होता है जो हमारे पास उनके अंदर भी ये यूज़ हो सकती है, जो कि हमारे पास जो आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम होते हैं उनके अंदर भी ये यूज़ होती है। ठीक हो गया, उसका भी पार्ट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, उन पेशेंट में जिसमें हमने पढ़ा था जैसे आइसोनियाजिड, जिनके अंदर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव होती है तो उनके अंदर हम आइसोनियाजिड देते हैं, ठीक है। और अगर हम आइसोनियाजिड उन पेशेंट्स के अंदर या उन कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव वालों के अंदर ना देना चाहें तो हम रिफेम्पिन भी हमारे पास उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, जिनके अंदर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री टीबी की पॉजिटिव होगी। ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं जैसे कि वर्सा वगैरह, यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस वगैरह और वर्सा वगैरह, उनके अगेंस्ट भी हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी हमारे पास रिफेम्पिन यूज़ हो सकती है। और जो मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट है उसके अंदर भी यूज़ हो सकती है।
ठीक हो गया। जो मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट है उसके अंदर भी हम रिफेम्पिन को यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है ना वो आपने ये साथ याद रखना है कि जो लेप्रोसी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम मेनली जो है वो डेप्सोन या आइसोडेप्सोन वगैरह जो है ये मेन ड्रग के तौर पे दे रहे होते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग के। लेकिन उनके साथ हम रिफेम्पिन देते हैं। वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं ताकि उन पेशेंट के जो है अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होनी है डेप्सोन के अगेंस्ट, तो वो जो है डिलेड हो जाए, तो हम उसके साथ रिफेम्पिन देंगे। इसके अंदर हम दे रहे हैं जो हमारे पास लेप्रोसी के पेशेंट हैं उनको हम डेप्सोन के साथ ये देते हैं, विद डेप्सोन टू डिले इट्स रेजिस्टेंस। डेप्सोन की रेजिस्टेंस को डिले करने के लिए हम जो है लेप्रोसी के पेशेंट्स में डेप्सोन के साथ रिफेम्पिन देते हैं ताकि क्या हो, उसकी रेजिस्टेंस डिले हो जाए। ये हमारे पास हो गया क्लिनिकल यूजेस रिफेम्पिन के। अब बात कर लेते हैं टॉक्सिसिटी और इंटरेक्शंस की। टॉक्सिसिटी में हमारे पास जो है मेन वही 4 से 5 पॉइंट्स हैं याद करने वाले, और इसको अच्छे से याद करने क्योंकि ये हमारे पास SCQ के फॉर्म में भी कभी कभी आ जाता होता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये जो है स्किन रैश कोज कर सकता है, यानी कि एलर्जी टू स्किन कर सकता है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं। और हमारे पास न्यूट्रोफिल और जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं उनके काउंट को डिक्रीज कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। न्यूट्रोपीनिया प्लस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट काउंट को भी कम कर देगा और साथ हमारे पास ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल काउंट को भी कम कर देगा। और तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, ये हमारे पास फ्लू लाइक सिंड्रोम करवा सकता है पेशेंट्स के अंदर, और एनीमिया भी करवा सकता है, यानी कि वही जो नज़ले जुकाम वाले की तरह जो हमारे पास उस तरह सिंड्रोम करवा देगा, प्लस एनीमिया भी करवा सकता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास मेन 3 पॉइंट्स हो गए। और साथ हमारे पास ये यूरिन के अंदर जो हमारे पास लाइट चेन प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको भी हमारे पास निकलवा सकता है, उनको प्रोटीनूरिया करवा सकता है लाइट चेन प्रोटीन्स का, तो कैन कॉज प्रोटीनूरिया। जो हमारे पास लाइट चेन प्रोटीन्स होती हैं उनको हमारे पास यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करवा सकता है, तो ये करवा सकता है कैन कॉज प्रोटीनूरिया। ठीक है, जो लाइट चेन प्रोटीन्स होते हैं उनका। और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर के जो लिवर के अंदर हमारे पास मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक्ट करता है और उनको इंड्यूस कराता है, यानी कि उनको बढ़ाता है, ताकि वो जो और साथ उनके अगर ड्रग्स दें जो कि हमारे पास लिवर के एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहे हैं, तो उनको हमारे पास जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज करवाएगा, जिसकी वजह से उसकी हाफ लाइफ जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है टॉक्सिसिटी और इंटरेक्शंस के अंदर। और यहाँ पे हमारा जो है रिफेम्पिन वाला टॉपिक जो है ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह जो है हम अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट ड्रग स्टार्ट करेंगे एंटी माइकोबैक्टीरियल में, और उसके जो है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।